आज का एनालिसिस है महिंद्रा हॉलीडेज का, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MHRIL भी कहते हैं। और यहाँ पे इसका रिजल्ट आ चुका है और इसने मार्केट को क्या कैसे सरप्राइज किया है वो भी हम लोग जान लेंगे। क्या इसका न्यूज है वो भी हम लोग देख लेंगे और उसके बाद टेक्निकल्स देखेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे और FII DII डेटा क्या कर रही है वो भी एक बार हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे न्यूज़ की बात करें तो इसका न्यूज़ में क्या है कि अप्रैल 29 को MT न्यूज़ वाइट्स ने बताया कि महिंद्रा हॉलीडेज पोस्ट राइज इन फिजिकल Q4 कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि इसका जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो बढ़ चुका है। कि अप्रैल 29 में रोटर्स ने बताया कि इंडियाज महिंद्रा हॉलीडेज जंप्स ऑन Q4 प्रॉफिट राइज। ठीक है, प्रॉफिट इसका बढ़ा हुआ है बता रहा है। अप्रैल 26 को रोटर्स ने फिर से बताया कि इंडियाज महिंद्रा हॉलीडेज Q4 जंप्स ऑन हायर ऑक्यूपेंसी मेंबरशिप ग्रोथ। तो यानी कि कहीं ना कहीं इसका जो भी न्यूज़ यहाँ पे आया है वो पॉजिटिव आया है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसने मार्केट को क्या कैसे सरप्राइज किया अगर उसकी हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको 0-0 दिखा रहा है। ठीक है, हो सकता है कुछ दिन बाद यहाँ पे अपडेट भी कर देगी। चलिए, अभी जो है हम लोग यहाँ पे पहले टेक्निकल की चर्चा कर लेते हैं, फिर बाद में फंडामेंटल में फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा आया है, उसके बाद यहाँ पे FII DII प्रोमोटर्स ने क्या कैसा वहाँ पे कर रहे हैं वो लोग, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे और मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अगर आपको मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो फिर ऑफकोर्स जो है यहाँ पे महिंद्रा हॉलीडेज जो है ऑफकोर्स अच्छा खासा यहाँ पे एक प्रॉफिट दिया है कि ठीक है, डाउन से लेकर अप में अच्छा खासा इसने प्रॉफिट दिया है। और अभी ये कहीं ना कहीं ये महिंद्रा हॉलीडेज कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, अभी अभी कंसोलिडेशन की फेज में है, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि यहाँ पे अभी एक्यूमुलेशन हो रहा है तो भी गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप मंथली टाइम फ्रेम देख के इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे अभी के लिए क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग महिंद्रा हॉलीडेज की बात करें तो फिर मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ और जूम करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे इसने जितना हाई लगाया था ना वो मैं ले लेता हूँ, ये जितना हाई लगाया था वो ले लेता हूँ और इसको जो है इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ट्रेंड लाइन से इसको मैं ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ऐसे जैसे ही मैंने इसको ज्वाइन किया ऐसे ही मैं क्या करूँगा, यहाँ नीचे से भी इसको ज्वाइन करता हूँ, यहाँ से नीचे से भी इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। तो अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से आप इसको चाहे कहें कि ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है या फिर पेंडेंट पैटर्न बन रहा है, कुछ भी कहें ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन जोन यहाँ पे आ रहा है और अगर एक्यूमुलेशन नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाना सही होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये कई महीनों तक, ठीक है, आने वाले 2-4 महीने या फिर कई महीने तक ये हो सकता है इसी रेंज में। ठीक है, प्राइस ऊपर जाए, फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आ जाए, तो ऐसे करके ही कंसोलिडेशन फेज बनाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि यही मंथ में ये ब्रेकआउट दे दे। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन बना है यही मंथ में ब्रेकआउट दे दे। अगर ये मंथ नहीं हुआ तो उस मंथ का यहाँ पे हम लोगों को वेट करना है जहाँ पे ये जो ऊपर वाला ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर ही ब्रेकआउट दे दे। अगर जिस मंथ में ग्रीन कैंडल में ब्रेकआउट देता है तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको बाई कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो फिर बाई करना है। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए ये ब्रेकआउट ऊपर दे सकता है, नीचे भी दे सकता है। अगर नीचे ये रेड कैंडल में अगर नीचे वाले ट्रेंड लाइन को अगर ये क्रॉस करके नीचे जा रहा है तो फिर वहाँ इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं पॉजिटिव वाली बात कि अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो क्या करना चाहिए। तब ऑफकोर्स वहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे अपने को बाई करना चाहिए और उसके बाद अपना स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए हम लोग यहाँ जान लेंगे और टारगेट क्या होना चाहिए वो भी देख लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट की बात करूँ तो सबसे पहले स्टॉप लॉस जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए आपका कम से कम, मैं इसके नीचे लो में ही जाता हूँ, आप 350 जो है इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के चलेंगे। अगर 350 इसका स्टॉप लॉस है तो उसके बाद यहाँ पे टारगेट कितना होना चाहिए उसकी बात करें तो टारगेट देखिए दो तरीके से यहाँ पे रखा जा सकता है। पहला मूविंग एवरेज के हिसाब से जो कि मेरा फेवरेट है 10 EMA, जो मंथली टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज होता है उसको आप राइट करें, जब तक उसके ऊपर मंथली टाइम फ्रेम पे क्लोज करेगा आप राइट करते जाएंगे, जैसे उसके नीचे क्लोज कर देगा आप जो है वहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, नो मैटर वहाँ पे प्रॉफिट है कि लॉस है। चलिए, दूसरा प्रॉफिट कितना बुक किया जा सकता है तो फिर मेरे हिसाब से यहाँ पे जितना इसने बनाया है,
ठीक है। यहाँ पे इसने कितना बनाया है, यहाँ पे इसने 31% के हिसाब से बनाया है, ठीक है। तो अगर इसने यहाँ पे 31% के हिसाब से बनाया है तो फिर वहाँ पे आप जो है यहाँ पे कितना लेके चलेंगे, 31% के हिसाब से ऊपर, इसके ऊपर लेके चलेंगे, ठीक है। 31% कहाँ पे बनेगा, ये जब ब्रेकआउट करेगा तब वहाँ से आपका ये 31% बन जाएगा। ये पहला हो गया, मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने देख लिया। दूसरा जो है, अब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो फिर जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई थी ना, वही ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे दिखेगा। जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ था वही ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे भी अभी सिचुएशन यहाँ पे बाई करने का नहीं बनता है, यहाँ पे अपने को इसको अवॉइड करना है। तो इसको अवॉइड करना है तो बाई कब करना है, अब इसकी बात कर लेते हैं। बाई तभी करना है जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोज कर दे। इसका अपोजिट भी हो सकता है कि इसके नीचे जो है ये अगर क्लोज करता है रेड कैंडल बना के, तो फिर वहाँ अपने को बाई नहीं करना है, वहाँ पे इसको अवॉइड करना है। तो अगर ये ऊपर, इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर वहाँ पे टारगेट क्या रहना चाहिए और स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टॉप लॉस जो है आपका लगना चाहिए, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा ऊपर इंक्रीज कर लीजिए और ये आपका होना चाहिए 365 के हिसाब से। अब टारगेट कितना होना चाहिए, तो टारगेट वीकली टाइम फ्रेम पे 21 ईएमए को आप राइट कर सकते हैं। जब तक उसके ऊपर क्लोज कर रहा है तब तक आप उसको राइट करिए, और अगर उसके नीचे क्लोज कर दे रहा है जिस भी वीकली टाइम फ्रेम पे, आप वहाँ से यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। दूसरा टारगेट यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि पहला जो टारगेट आप यहाँ पे देखेंगे तो वो रहेगा आपका कम से कम 469 दिखा रहा है, 470 के हिसाब से आपका ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। और ये कंप्लीट होने के बाद आप जो है नेक्स्ट टारगेट जो है वही 21 ईएमए को आप जो है वहाँ पे देखते चलेंगे। ये आपका वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने बात कर लिया। अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या यहाँ पे सिचुएशन बन रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको कुछ इस तरह से पैटर्न यहाँ पे नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं इस पैटर्न की बात नहीं करूँगा, मैं आपसे बात करूँगा यहाँ पे मूविंग एवरेज के हिसाब से। तो मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो पहले मैं मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज लग चुका है। अगर यहाँ पे देखें तो फिर ये 50 ईएमए के ऊपर था, लेकिन 2 दिन से ये मार्केट डाउन था, इसलिए जो है यहाँ पे ये नीचे आ गया। अब करना क्या है, अब आपको वेट करना है कि ये जब 200 ईएमए के आसपास आएगा, जैसे कि यहाँ पे टच किया था ना पहले, देखिए यहाँ पे कब टच किया, यहाँ पे टच किया मार्केट भाग गया, यहाँ पे टच किया मार्केट भाग गया। अब यहाँ पे जब ये टच करेगा तो फिर वहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि वहाँ से फिर से अपनी को प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे पहला टारगेट क्या होना चाहिए, तो पहला टारगेट आपका 450 के आसपास होना चाहिए। दूसरा टारगेट आप जो है यहाँ पे 50 ईएमए को राइट करेंगे, जो कि ये रेड लाइन डिनोट करता है। और आपका स्टॉप लॉस, ठीक है, पहले से ही मैंने बता चुका है, यहाँ पे 365 आपका जो है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये था, हम लोगों ने यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस किया, जो कि मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने यहाँ पे देखा। बात की जाए इसकी फंडामेंटल एनालिसिस की, तो फिर हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में यहाँ पे देखते हैं। तो महिंद्रा हॉलीडेज जो है, यहाँ पे इसका मार्केट कैप 8273 करोड़ का है, करंट प्राइस 410 चल रहा है। हाईलो इसने 470 और 280 का इसने लगाया है। नीचे अगर हम लोग यहाँ पे इसका ट्रेंड देखिए क्या है, कैसा चल रहा है, तो फिर ट्रेंड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये अभी कहीं ना कहीं ठीक है कंसोलिडेशन कर रहा है। और मेरे ख्याल से ये जो है जब 200 पे फिर से यहाँ पे हो सकता है कि वहाँ से ये दे दें, ब्रेकआउट दे दें। 3 ईयर्स में अगर हम लोग बात करें तो ऑफकोर्स ये कंसोलिडेशन में ही है। यहाँ पे 5 ईयर्स में भी वही है, 10 ईयर्स में हुए, और मैक्स में भी ये ठीक है अप में ही जा रहा है। ग्रोस में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी ने आरओए जो है इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, 3 साल में इसने 31.4% के हिसाब से लगाया है। कॉन्स थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा है, तो कॉन्स जो है ये ट्रेड कर रहा है 15.8 टाइम्स अपने बुक वैल्यू से, जो कि महंगा है। कंपनी जो है रिपीटेड प्रॉफिट दिखा रही है, लेकिन ये डिविडेंड पे नहीं कर रही है। ऐसे ही कंपनी जो है हो सकता है कि अपना इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज कर रही हो, और वर्किंग कैपिटल डेज जो है 124 से 174 डेज हो गया है। ये इसका कॉन्स है। पीयर कंपेरिजन अगर हम लोग यहाँ पे करें तो फिर पीयर कंपेरिजन में ये अपने सेक्टर, जो कि इसका सेक्टर है होटल एंड रेस्टोरेंट का, इंडस्ट्री होटल्स में है, ये 6 नंबर पे आता है महिंद्रा हॉलीडेज। नीचे अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं और इसका क्वार्टरली रिजल्ट क्या कैसा है वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर में इसका जो सेल्स था वो 635 था, और अभी मार्च में
800 हो गया है, इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 105 से 187, ये भी इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6 से 109 हो गया है, ठीक है। आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कितना हो गया है। नेट प्रॉफिट 11 से 83 हो गया, ये भी इंक्रीज हुआ है। और तो क्यू बेसिस पे इसका फाइनेंशियल रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। एक बार हम लोग चलते हैं इसका वाई बेसिस पे क्या कैसा है, वो एक बार परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो सेल्स जो है मार्च 2023 में इसका जो है 712 था, और अभी मार्च 2024 में इसका 800 हो गया, इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 165 से ये 187 हो गया, अगेन ये इंक्रीज हुआ है। इन द सेम वे इसका जो पीबीटी था वो 77 से 109 हो गया, इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 56 से 83, ये भी इंक्रीज हुआ है। ईपीएस 2.8 से 4.08 हो चुका है। तो वाई बेसिस पे भी काफ़ी अच्छा है, और क्यू बेसिस पे भी ये काफ़ी अच्छा है। नीचे अगर हम लोग यहाँ पे इसका अब प्रोमोटर्स और एफआईआई डीआई की अगर हम लोग बात करें, तो फिर अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि दिसंबर 2023 में इसका प्रोमोटर्स जो था 66.77% के हिसाब से था, और अभी 66.77% के हिसाब से ही है मार्च 2024 में। तो कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है। एफआईआई 5.23 से 5.26% यहाँ पे चेंज हुआ है 0.03% के हिसाब से, जो कि इंक्रीज हुआ है। डीआईए जो है 10.59 से ये 10.70% के हिसाब से हो गया, ये भी डीआईए भी यहाँ पे इंक्रीज है। पब्लिक 7.21 से 7.07 हो गया, डिक्रीज हुआ है। अदर्स पे 0.21 से 0.1 ये सेम है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी एफआईआई डीआईए जो है अपना स्टेक इंक्रीज करके चल रहे हैं, जो कि अच्छी बात होती है। और हो सकता है कि इन्हीं के भरोसे जो है अपने को अपमूव यहाँ पे स्टॉक्स में दिखे। तो ये था आपका महिंद्रा हॉलीडेज का कंप्लीट एनालिसिस। को ये सब एनालिसिस पसंद आ रहा होगा। यहाँ पे ध्यान रहे कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए आपसे बस यही कहना है कि यहाँ पे आपको सोच समझकर यहाँ पे अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करना है। किसी के टिप्स, कॉल्स, रिकमेंडेशन पे कभी भी नहीं जाना है। और ये भी ध्यान रहे कि अपनी पोर्टफोलियो को आपको डाइवर्सिफाई करके चलना पड़ेगा, अपनी रिस्क को मैनेज करके चलना पड़ेगा। ट्रेड या इन्वेस्ट तभी करना है जब आपको लगे कि हाँ, मतलब कि अब यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी आ चुका है, ठीक है। आ, और अगर आप ठीक है, मेरा ये देखकर कर रहे हैं, तो फिर जहाँ पे मैंने यहाँ पे एंट्री पॉइंट बताया, अगर वो आता है तभी करना है, नहीं आता है तो फिर नहीं करना है। स्टॉप लॉस हिट होता है, स्टॉप लॉस दे के जाना है, और अगर प्रॉफिट भी आ जाते तो प्रॉफिट लेके आना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।